आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 11 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कानपुर पुलिस हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे बहुत शातिराना अंदाज में 3 राज्य क्रॉस करते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनकाउंटर में मारे जाने से पहले पूछताछ में उसने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। फरीदाबाद के एक होटल में जब उसे खबर मिली कि पुलिस रेड करने आ रही थी तो वह वहां से निकल पड़ा। इसके बाद उसने कार के रास्ते दिल्ली पार किया, फिर राजस्थान के अलवर होते हुए झालावाड़ पहुंच गया। यहां से उसने उज्जैन के लिए बस पकड़ी। पुलिस के मुताबिक विकास के 2 साथी उज्जैन तक उसके साथ थे जो बाद में गायब हो गए। विकास यह बताने को तैयार नहीं हुआ कि ये दोनों साथी कौन थे। बहरहाल विकास उज्जैन में अपने परिचित के यहाँ आकर रुका और अगली सुबह जल्दी वहां से निकल गया। सूत्रों ने आगे बताया कि एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को जगह जगह ढूंढ रही थी और वह मजे से उज्जैन शहर घूम रहा था। उसने बंटी नाम के एक ऑटो वाले को साथ लिया और करीब 2 घंटे तक शहर में घूमा। इसके बाद उसने शिप्रा नदी के राम घाट पर स्नान भी किया। विकास दुबे यहाँ से सीधे महाकाल मंदिर गया, जहाँ उसने 250 रुपए की पर्ची कटाई। वह सुबह करीब 7:45 बजे मंदिर पहुंचा था। पहले पूछताछ में उसने अपना नाम शुभम बताया। उसका आईडी भी दूसरे नाम से थी। जब सख्ती की गई तो उसने अपना असली नाम बताया, जिसके बाद फिर कानपुर पुलिस से संपर्क किया गया। अब बंटी ऑटो वाले से पूछताछ की जा रही है। विकास दुबे का चेहरा राष्ट्रीय मीडिया पर छाया हुआ था। ऐसे में उसे खुले में घूमते आसानी से पहचाना जा सकता था। पहचान छुपाने के लिए विकास ने मास्क और गमछे का इस्तेमाल किया, साथ ही आंखों पर चश्मा भी लगाया। वह कंधे पर एक बैग टांगे रखता था। विकास ने रास्ते में चुपचाप सफर पूरा किया, किसी से कोई बातचीत नहीं की ताकि कोई शक न कर सके। पूछताछ में विकास ने बताया कि वह मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए बस स्टैंड या होटल पर खाना खाते समय अखबार या टीवी पर खबरें देखा करता था। एसटीएफ अधिकारी विकास को लेकर सड़क के रास्ते कानपुर जा रहे थे। पुलिस की फायरिंग में घायल हुए विकास दुबे को हैलट अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा हालत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर है। सरकार ने दिल्ली की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज की लंबित परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इसमें फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी शामिल हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को इस संबंध में घोषणा की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस सेमेस्टर कोई खास पढ़ाई नहीं हो सकी है, इसलिए सरकार का मानना है कि ऐसे में परीक्षाएं भी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज से कहा है कि वे पहले हो चुकी परीक्षाओं, सेमेस्टर रिकॉर्ड्स या अन्य उचित तरीकों के आधार पर स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करें। बिना परीक्षा के मूल्यांकन कर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जिस डिग्री के लिए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कई साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें वह समय पर मिलनी चाहिए ताकि वे नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकें। इस फैसले से ऐसे लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी जो इस महामारी के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। कोरोना के इलाज में भारत की एक और कंपनी की दवा को ड्रग कंट्रोलर DCGI से मंजूरी मिल गई है। DCGI ने बायोकॉन की दवा इटोलिजुमैब को कोरोना के सामान्य लक्षण वाले मरीजों पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। बेंगलुरु आधारित इस कंपनी ने मीडिया को दी जानकारी में कहा कि उसे मार्केटिंग की अनुमति मिल गई है। दवा का नाम अल्जुम्बक है, जो इंजेक्शन है। कंपनी ने कहा कि इटोलिजुमैब पहली ऐसी बायोलॉजिक दवा है जिसे दुनिया में कहीं भी कोविड-19 के मरीजों के इलाज में प्रयोग की मंजूरी मिली है। हालांकि कंपनी ने अभी यह नहीं बताया कि वह इस दवा को किस दर से बेचेगी। कंपनी ने कहा कि मुंबई और नई दिल्ली के कई अस्पतालों में नियंत्रित क्लिनिक परीक्षण के परिणामों के बाद इटोलिजुमैब के प्रयोग को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शंकर लालवानी ने दावा किया है कि स्थानीय ग्राहकों से चीन से आयातित सामान के बहिष्कार की भावना मजबूत होती जा रही है।
सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इसलिए वह रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर गैर सरकारी संगठनों से 1 लाख स्वदेशी राखियां बनवा रहे हैं। शंकर लालवानी ने इंदौर में शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हम शहर के 22 गैर सरकारी संगठनों से जुड़ी महिलाओं की मदद से 1 लाख स्वदेशी राखियां बनवा रहे हैं, ताकि स्थानीय बाजार में चीन से आने वाली राखियों को चुनौती दी जा सके। बीजेपी सांसद ने यह भी बताया कि कुछ राखियां भारतीय सेना के उन 20 बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी बनाई गई हैं, जो पिछले महीने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी के संगठन को फिर से मजबूत बनाने की बात करते हुए शनिवार को राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह दोबारा पार्टी की कमान संभालें। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरम रवैया रखने वाले कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और सवाल किया कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आक्रामक रुख का समर्थन नहीं कर सकते, वो पार्टी में क्यों है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमले से परहेज करने वाले कुछ कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस में कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नरम रहने की पैरवी करते हैं। उनके पास यह साहस होना चाहिए कि वे पार्टी के भीतर अथवा सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रख सकें। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं निजी तौर पर राहुल जी और प्रियंका जी के आक्रामक रुख का समर्थन करता हूं। वे भारत और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस में कुछ नेता इसकी सराहना नहीं करते तो फिर वे कांग्रेस में क्यों हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह गलत धारणा है कि पीएम मोदी और अमित शाह ईडी, आयकर और सीबीआई के जरिए गांधी नेहरू परिवार को डरा धमका सकते हैं। यह परिवार अंग्रेजों से निडर होकर लड़ा और कई वर्षों तक जेल में रहा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली एनसीआर की कई टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ छापेमारी में 3.57 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। कंपनियों पर यह छापेमारी भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशियों के ई वीजा प्रसंस्करण में कथित अनियमितताओं के लिए की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को कहा कि उसने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फेमा के तहत 9 जुलाई को दिल्ली और गाजियाबाद में 8 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 3.57 करोड़ रुपए नगद और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसे इस बात की सूचना मिली थी कि ये इकाइयां विदेशियों को ई वीजा सेवाएं प्रदान करने के नाम पर पेमेंट गेटवे के जरिए और विदेशों से अवैध तरीके से धन प्राप्त कर रही हैं। एजेंसी ने कहा कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ऐसी 2 इकाइयों को विदेशियों के भारतीय ई वीजा के प्रसंस्करण के लिए विदेश से 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि वह अपने मंत्रियों को विभागों का आवंटन रविवार को करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए 28 मंत्रियों को शामिल किया गया, लेकिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें विभाग नहीं मिल पाए हैं। इन नए मंत्रियों में 12 ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक भी शामिल हैं, जिनके मार्च में कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राज्य की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। सिंधिया खेमे के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत पहले से ही हैं। इसी के साथ कमलनाथ की पूर्व सरकार गिराने वाले 22 बागियों में से 14 बागी मंत्री बने हैं। ये सभी 14 मंत्री वर्तमान में विधायक नहीं हैं। इनमें से अधिकतर सिंधिया समर्थित नेता हैं। देश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस के नए मामले आने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस से संक्रमित लोग भारी संख्या में ठीक भी हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना से 5 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अब तक 5,15,385 लोग ठीक हो गए हैं।
देश का रिकवरी रेट 62.78% है। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 8,26,241 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 2,85,592 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 5,18,097 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 22,173 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5,000 से अधिक है, वहां एक्टिव मरीजों की जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र में वर्तमान में 95,647 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 46,108 एक्टिव मरीज, दिल्ली में 21,146 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 19,031, तेलंगाना में 12,680, आंध्र प्रदेश में 12,533, उत्तर प्रदेश में 11,024, गुजरात में 9,949, पश्चिम बंगाल में 8,881, असम में 5,649, राजस्थान में 5,211, हरियाणा में 5,179, बिहार में 4,677, उड़ीसा में 4,087, जम्मू कश्मीर में 3,943, मध्य प्रदेश में 3,538, केरल में 3,442 और पंजाब में 2,153 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से शनिवार 11 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 12 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।